19वीं शताब्दी। इस समय के दौरान यहूदी पूरे यूरोप में बिखरे पड़े हुए थे। उस समय उनके साथ काफी शोषण हो रहा था। इस समय यहूदियों की पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। यहीं से ज़ियोनिज़्म आंदोलन की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा राष्ट्रवादी आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक मातृभूमि की स्थापना के लिए समर्थन देने के लिए सामने आए। कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस समय यूरोप में हो रहे यहूदियों पर अत्याचार को देखते हुए ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन लाया जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध का सबसे बड़ा प्रमुख कारण बेलफोर डिक्लेरेशन ही है। आइए जानते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में। बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है, दोनों देशों के बीच काफ़ी लंबे समय से युद्ध क्यों चलता आ रहा है, वर्तमान में चल रहे युद्ध की स्थिति का कारण क्या है, गाजा पट्टी और हमास समूह क्या है। साथ में यह भी जानेंगे कि विश्व और इजराइल के सबसे खुफिया एजेंसी मोसाद क्यों फेल हो गया इस स्थिति का कारण पता करने में। So as the conflict between Israel and Hamas continues to escalate, the Arab world. We have some news coming in this morning. Gaza is in ruins as Israel continues its बेलफोर डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसमें ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि यहूदियों के पवित्र भूमि को वापस से उनको दिलवाएगा, जिससे एक नए देश का निर्माण होगा। लेकिन ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस व रूस के साथ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेता है। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि कौन सा हिस्सा किस देश में जाएगा। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रख लिया, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया, तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। इस समय फिलिस्तीन में ब्रिटेन के शासन का प्रारंभ हुआ। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हो रहा था। यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे और इनका विस्तार होता चला गया। अब फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रभुत्व काफी मजबूत हो गया, जिससे वहां पर रहने वाले पहले से ही फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण 1936 में फिलिस्तीनियों ने एक विद्रोह खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि हमारे ही देश में आकर हम ही लोगों को भगाया जा रहा है और हमारे ही लोगों की हत्या की जा रही है। फिलिस्तीन के इस विद्रोह को शांत करने के लिए ब्रिटेन ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते यहूदी ब्रिटेन के काफी खिलाफ हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार किया। 42 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में बंद करके मार डाला। यूरोप में अलग अलग जगहों पर बचे कुचे यहूदियों को लगा कि फिलिस्तीन के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। उस समय ब्रिटेन इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं था, जिससे यह मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप देता है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और उसका रिजल्ट निकला कि जिस जगह पर यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है उस जगह को इजराइल को दे दिया जाएगा और जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक ज़्यादा हैं उन्हें फिलिस्तीन को दे दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम, जहां पर यहूदी व मुस्लिम आबादी बराबर बराबर थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के बाद इजराइल के पड़ोसी देश को रास नहीं आया, जिसके चलते 1948-49 में सीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन ने इजराइल देश पर हमला कर देते हैं। हालांकि एक जवाबी कार्रवाई में इजराइल अकेले ही इन सभी देशों को धूल चटा देती है। इस युद्ध के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया और गाजा पट्टी पर इजिप्ट का कब्जा हो गया। बची कुची जगह पर जो फिलिस्तीन की थी उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण 7 लाख अरब फिलिस्तीनियों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ गया। इस पूरे युद्ध को 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्ध के पश्चात इजराइल ने फिलिस्तीन के लगभग पूरे एरिया पर कब्जा कर लिए थे। हालांकि बाद में फिलिस्तीन ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे फिलिस्तीनी रिबेलेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया।
यह एक ऐसा संगठन था जो इजराइल के विदेशों में स्थापित एम्बेसी पर हमला करते थे और उनके प्लेनों को हाईजैक कर लेते थे। दोनों देशों के इस संघर्ष को देखते हुए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता किया गया। इस समझौते में निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा और इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को अपना प्रतिनिधि मानेगा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार इसको लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगा। इस समझौते के लिए इजराइल के इश्ताक रॉबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन दोनों देशों के बीच कुछ समय पश्चात फिर से वही विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि यह समझौता केवल 5 साल तक ही वैलिड था। साल 2000 में दोनों देशों ने भरपूर कोशिश की यह समझौता आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दोनों देशों की सहमति न बन पाने के कारण आज भी दोनों देशों में संघर्ष जारी है। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच खाई पैदा करने वाले एक संगठन के बारे में, जिसका नाम हमास है। फिलिस्तीन में रहने वाले इन संगठनों को आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। इन लोगों की एक अलग से पार्टी बनी हुई है जो गाजा में ही मौजूद है। गाजा में एक और राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम फतह है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को देशद्रोह की भावना से देखते हैं, जिससे दोनों पार्टियों में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। साल 2007 में उस समय हमास का संगठन और मजबूत हो गया था। बाद में दोनों पार्टियों में गृह युद्ध छिड़ जाता है। फतह पार्टी के संगठन के लोग इस युद्ध में कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे गाजा पर पूरा अधिकार हमास का हो जाता है। हमास उस समय गाजा की एक उग्रवादी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी, जो आए दिन इजराइल देश के ऊपर रॉकेटों से हमला करता था और इजराइल देश को काफी परेशान में रखता था। बाद में इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिससे इस स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया गया। हालांकि अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के विवादों को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आता है। फिलिस्तीन इस प्लान को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर देता है। यही कारण है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 बजे फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास इजराइल के बैरियर को तोड़ते हुए पैराग्लाइडिंग के माध्यम से इजराइल के 10 से अधिक शहरों में घुस जाते हैं और हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि हमास के आतंकी समूह ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागती है, जिससे अलग अलग शहरों में भारी संख्या में इजराइल के नागरिकों की मौत हो जाती है। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करके बहुत भारी गलती की है। इसका खामियाजा उसके पूरे हमास के लोगों को भुगतना होगा। दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस युद्ध में इजराइल की जीत होगी। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को आयरन स्वॉर्ड्स नाम दिया है। 11 अक्टूबर 2023 को दोनों देश के लगभग 2200 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें 1200 इजराइल व 1055 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। दोनों देशों के लगभग 8000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, जिससे यह साफ जाहिर दिखता है कि यह युद्ध काफी लंबा चलने वाला है। इस युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कौन सा देश किस देश का साथ दे रहा है, विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस युद्ध का। साथ में यह भी बात करेंगे विश्व और इजराइल के सबसे खुफिया एजेंसी क्यों फेल हो गई इस युद्ध का पता लगाने में। आशा करते हैं दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण जरूर पता चला होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि दोनों देशों के बीच चल रहे एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट वार का पता चल सके। किसी भी देश का विरोध करने से पहले इन बातों का ध्यान होना जरूरी है कि कौन सा देश किस स्थिति में है और किस देश की गलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।